हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में हम जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उसकी व्याख्या कर चुके हैं और दहली आवृत्ति भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इनको रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जब किसी धातु की सतह पर और निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश गिराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। मैंने बताया था पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनकी सतह पर जब प्रकाश गिराया जाता है, निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश, तो फिर ये धातुएं अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की जो घटना है धातु की सतह पर प्रकाश गिराने से, वो घटना और प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज है वो याद रखना हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। और उसके बाद हमने पढ़ा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देहली आवृत्ति मैंने आपको बताया था कि जब धातु की सतह पर हम एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश गिराते हैं तभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अन्यथा नहीं निकलेंगे। तो किसी धातु की सतह पर गिराया जाने वाला वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश गिराने पर धातुओं से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। जब धातुओं की सतह पर गिराया जाने वाला न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश है, उससे अगर हम कम आवृत्ति रखें प्रकाश की, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश और आपके न्यूनतम आवृत्ति प्रकाश की देहली आवृत्ति कहलाती है। तो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, धातु की सतह पर गिराया जाने वाला वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश गिराने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो उस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद बारी आती है प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपकरण। अपने यूं बोल देते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपकरण। तो जो ये अपरेटस है, उपकरण है, वो आपके सामने यहां बना हुआ है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और एक उपकरण बनाया गया था। इसमें देखिए एक सर्किट होता है, एक परिपथ होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर। क्या बोलोगे इसे? गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर और इस पथ में लगा रहता है। याद रखना, इस सर्किट में, इस परिपथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। दो एनोड होते हैं। यहां ये धनावेशित एनोड आपके इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये धनावेशित इलेक्ट्रोड है, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड, आपको ये बातें थोड़ी सी याद रखनी है। ये हो गया इलेक्ट्रोड, ये धनावेशित इलेक्ट्रोड, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रोड। और ये एक कांच की बनी हुई नलिका होती है। क्या होती है? कांच की बनी हुई नलिका होती है जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रोड एडजस्ट रहते हैं। और ये यहां बैटरी लगी होती है। क्या लगी होती है? बैटरी लगी होती है। बैटरी में याद रखना, जो ये बड़े वाला हिस्सा होता है वो हमेशा धनावेशित होता है और जो छोटा किनारा होता है वो हमेशा ऋणावेशित होता है। ये बैटरी में आप निशान याद रखना, जो हम बड़ा भाग दर्शाते हैं, बड़ा किनारा, वो हमेशा धनावेशित होता है। जो छोटा किनारा दर्शाते हैं वो हमेशा ऋणावेशित होता है बैटरी का डायग्राम बनाते समय। तो ये बैटरी है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड पर प्रकाश गिराया जाता है। ये कोई स्रोत है, सूर्य है या कुछ अन्य स्रोत है, उससे प्रकाश किरणें गिराई जा रही है इस धातु की सतह पर।
तो इस धातु की सतह पर ये न्यूनतम आवृत्ति वाले जब हम प्रकाश की किरणें गिरवाते हैं तो इस धातु की सतह से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आप सोचिए एक मिनट कि इलेक्ट्रॉन निकल करके सीधे पथ में इधर क्यों जा रहे हैं, ये इस नलिका में बिखरते क्यों नहीं है। पहले मैं बोल देता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैंने दर्शाए हैं डॉट के रूप में, और ये ऋणावेशित भाग से निकल रहे हैं। अर्थात जब प्रकाश न्यूनतम आवृत्ति वाला इस धातु पर गिराया जाता है, इस इलेक्ट्रोड पर गिराया जाता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन आपके निष्कासित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। और ऋणावेश है तो बताइए ऋणावेश हमेशा किसकी तरफ जाता है? धनावेश की तरफ जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड धनावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश गिराने पर इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, निष्कासित इलेक्ट्रॉन और धनावेशित भाग की तरफ गमन करने लगते हैं, क्योंकि ऋणावेशित है और ऋणावेशित हमेशा धनावेशित की तरफ आकर्षित होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होने के कारण धनावेशित प्लेट या धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, तब उधर गमन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस उपकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपकरण है। अब हम इस पर पढ़ते हैं आंकिक प्रश्न जो इस पर पूछे जाते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में याद रखना, जब धातु की सतह पर आपके प्रकाश गिराया जाता है न्यूनतम आवृत्ति वाला, तो न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश गिराने से और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और जो आपतित प्रकाश है अर्थात फोटोन है, उसमें एक संबंध दर्शाने वाला व्यंजक होता है। वो व्यंजक आपको याद रखना है, वो होता है HV माइनस HV0 बराबर 1/2 mv²। याद रखना, ये जो HV है, H तो यहां पर अकेला H बोलूं तो इसे बोलते हैं प्लांक नियतांक। अकेले H को क्या बोलते हैं? प्लांक नियतांक। मैं बोलूंगा HV क्या है? जो आप धातु की सतह पर आप प्रकाश गिराते हो और प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक फोटोन के रूप में आता है, तो मैं HV को बोलूंगा आपतित फोटोन। HV क्या होते हैं? आपतित फोटोन। यानी मैं यूं बोल दूं आपको समझाने के लिए कि आपतित प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश है, वो HV होता है। प्लांक नियतांक और V को वैसे आवृत्ति बोलते हैं, तो प्लांक नियतांक और आवृत्ति का जो गुणनफल है उसे बोलते हैं आपतित फोटोन, यानी आपतित प्रकाश। तो प्रकाश मैंने कहा फोटोन के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है, तो HV आपतित फोटोन होता है। फिर आपको याद रखना है HV0 इसे बोलते हैं HV0, एक ही बात है। HV0 ये क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, जब इस धातु की सतह पर आप प्रकाश गिरा रहे हो, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है, इन इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है ये HV0। तो यहां मैं बोलूंगा निष्कासित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा, निष्कासित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा कौन सी? Hμ0 या HV0, एक ही बात है। HV0 निष्कासित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है। और 1/2 mv² पूरा बोलना है आपको, 1/2 mv², ये पूरा जो व्यंजक है ये होता है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। क्या कहलाती है ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। किसकी गतिज ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। HV0 क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से प्रकाश गिराने से, उन निष्कासित इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न्यूनतम ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा HV0 होती है। और जो आप फोटोन गिरवा रहे हो, धातु की सतह प्रकाश गिरवा रहे हो, वो आपतित फोटोन है, वो है HV। तो इतना सा व्यंजक आपको याद रखना है। इस पर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आंकिक प्रश्न देखिए, किसी धातु की दहली आवृत्ति V0, दहली आवृत्ति V0 होती है, की वैल्यू कितनी दी है? 7.0 × 10⁻14 प्रति सेकंड। S के ऊपर -1 लिखा है, इसका अर्थ है प्रति सेकंड। इसे बोलते हैं सेकंड इनवर्स। इसे क्या बोलते हैं? सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। तो दहली आवृत्ति का मान कितना बताया?
V0 7.0 गुणा 10 की पावर 14 प्रति सेकंड है। यदि V 1.0 गुणा 10 की पावर 15 प्रति सेकंड आवृत्ति वाला विकिरण धातु की सतह से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा है, उसकी गणना हमें करनी है। तो याद रखना, इसमें एक सूत्र लगता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। क्यों? दहलीय आवृत्ति और ये आवृत्ति हमेशा प्रकाश विद्युत प्रभाव में आती है, और धातु की सतह की बात कर रहा है तो मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने हेतु धातु की सतह पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो फिर यहां एक सूत्र लगता है जिसे हम कहते हैं HV माइनस HV0 बराबर 1/2 mv²। अब आप याद रखना, इसे हल करने के लिए पहले मैं इसमें से H और H, यहां तो H कॉमन ले लेता हूं। V माइनस V0 बराबर 1/2 mv², इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहां आपको ये V और V0 की वैल्यू बता रखी है। दहलीय आवृत्ति V0 होती है, तो ये वाली V0, तो इस V0 का मान कितना है? 7.0 गुणा 10 की पावर 14, वो तो यहां आ जाएगा। और V आवृत्ति, देखो आवृत्ति वो होती है जो धातु की सतह से आकर टकराती है, यानी वो फोटोन, वो प्रकाश जो धातु की सतह पर आकर टकराते हैं, वो उनकी आवृत्ति होती है, तो वो हमेशा V से लिखते हैं। तो वो V का मान कितना है? 1.0 गुणा 10 की पावर 15 प्रति सेकंड, तो यहां V का मान ये आ जाएगा, और V0 का मान ये आ जाएगा, और बराबर 1/2 mv², ये तो हमें निकालना है। इतनी राशि इकट्ठी हमें ज्ञात करनी है। और H क्या होता है? H होता है प्लांक नियतांक। H क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं, H को बोलते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नाम का वैज्ञानिक था, उसके नाम से ये दिया गया है। प्लांक नियतांक बोल दीजिए या प्लांक स्थिरांक बोल दीजिए, एक ही बात है। इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखना, 6.62 गुणा 10 की पावर 34 जूल गुणा सेकंड। मात्रक क्या होता है प्लांक नियतांक का? जूल इंटू सेकंड। 6.62 गुणा 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकंड, ये प्लांक नियतांक का मात्रक है, याद रखना। तो यहां H की जगह वो वैल्यू आ जाएगी। और तो हम शुरू करते हैं, H की जगह वो वैल्यू लिखते हैं, तो 6.62 गुणा 10 की पावर -34, और ये ब्रैकेट लगा देता हूं, ये वाला ब्रैकेट यहां लगा दिया। V का मान, V आवृत्ति ये देखिए 1.0 गुणा 10 की पावर 15, तो 1.0 गुणा 10 की पावर 15 ये लगा दिया। अब माइनस का निशान, तो माइनस का निशान लगा दिया। V0 का मान, V0 का मान यानी दहलीय आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति की वैल्यू ये रही हमारे पास 7.0 गुणा 10 की पावर 14, तो 7.0 गुणा 10 की पावर 14, इस प्रकार से लगा देंगे। और बराबर सूत्र में क्या है? 1/2 mv², तो बराबर 1/2 mv², ठीक है ना? इस प्रकार से याद रखना। अच्छा ये और बता देता हूं, m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी वो इलेक्ट्रॉन जब आप धातु की सतह पर प्रकाश गिराते हो, फोटोन गिराते हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m होता है, उन इलेक्ट्रॉन का वेग v होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप इसको दोबारा से हल करोगे, 6.62 गुणा 10 की पावर -34 ब्रैकेट में, आप यहां पावर 15 है, यहां 14 है, तो आप घटाओगे तो कहने का अर्थ 10 शेष बच जाएंगे। 10 शेष बच जाएंगे, दशमलव का आप करोगे तो ये तो पूरे 10 बन जाएंगे, ये 7, तो 10 में से जब 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3.0 गुणा, और याद रखना 10 की पावर 14 हो जाएंगी। 3.0 गुणा 10 की पावर 14 हो जाएंगी, और बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 mv²। अब आप इस राशि को इस राशि से गुणा करोगे तो ये वैल्यू लगभग प्राप्त होती है 1.988 इंटू 10 की पावर 19, वो भी माइनस में, 10 की पावर -19 जूल, इतने जूल प्राप्त होती है। कौन? 1/2 mv² है वो, तो आप याद रखना। अब आप एक बात और याद रखना, आप उत्तर को कैसे डिसाइड करोगे? आपको क्या पता कि उत्तर 1
यानी कहने का पॉइंट के पहले एक अंक आएगा, या फिर उत्तर यूं आ सकता था 19.88, या उत्तर यूं आ सकता था 198.8। तो ये ऐसे कैसे आया? याद रखना, जिन सवालों में आंकिक प्रश्न में यहां और आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई हो, कांस्टेंट वैल्यू देखिए एच प्लांक नियतांक का मान हमेशा फिक्स होता है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। तो ये देखिए इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं? इसमें दशमलव से पहले एक अंक आ रहा है। जो नियतांक राशि कोई क्वेश्चन में आती है, उस नियतांक राशि में दशमलव से पहले कितने अंक हैं, उत्तर उसी रूप में आएगा, दशमलव से पहले एक अंक आएगा। यहां प्लांक कांस्टेंट में दशमलव से पहले एक अंक है, तो यहां उत्तर में भी अपने दशमलव से पहले एक अंक वाला उत्तर ही आएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारा एक आंकिक प्रश्न था जो अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कृष्णिका विकिरण, जिसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जिसे क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोला जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण। अब मैं आपको समझाऊं, कृष्णिका शब्द यानी काले शब्द से लिया जाए, काला पदार्थ। तो एक ऐसा आदर्श पिंड जो कि सूर्य से आने वाले समस्त विकिरणों का अवशोषण करता है और समस्त विकिरणों का उत्सर्जन भी करता है, तो ऐसे पिंड को कृष्णिका कहा जाता है। और उनसे उत्सर्जित होने वाली जो विकिरणें हैं उनको कहा जाता है कृष्णिका विकिरण। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। यानी एक ऐसा आदर्श पिंड जो सूर्य से आने वाले समस्त प्रकार के विकिरणों का अवशोषण भी करता है और उत्सर्जन भी करता है, तो ऐसे पिंड को कृष्णिका कहा जाता है, यानी ब्लैक बॉडी कहा जाता है। और उनसे उन ब्लैक बॉडीज से या उन कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को और ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि काली वस्तुएं हैं, जितनी काली वस्तुएं हैं आप उनको सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो वो शीघ्रता से गर्म हो जाएंगी, क्योंकि काला यानी कृष्णिका, काला मतलब कृष्णिका, तो कृष्णिका हो गया वो। और कृष्णिका वो होता है जो उससे आने वाली समस्त विकिरणें उनको अवशोषित कर लेता है। तो यानी सारे प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर लेने से वो शीघ्र गर्म हो जाता है। तो काला पदार्थ जब आप सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो वह सूर्य से आने वाले जो सातों रंग अर्थात सूर्य से सफेद रंग का प्रकाश हमें दिखाई देता है, और सफेद रंग में 7 रंग होते हैं। सफेद प्रकाश में 7 रंग होते हैं और उन 7 रंगों का वो काला पदार्थ वो अवशोषण कर लेता है, जिससे शीघ्रता पूर्वक वो गर्म हो जाता है। और जब आप उसे छाया में रखोगे तो फिर वो उतना ही जल्दी उन विकिरणों का उत्सर्जन भी कर देता है और शीघ्रता पूर्वक ठंडा भी हो जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में और हाँ, कृष्णिका विकिरण के अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे काजल जो होता है वो कृष्णिका विकिरण ही है, कृष्णिका है। काजल जो हम डालते हैं आंखों में वो कृष्णिका का उदाहरण है। और इसी प्रकार अगर सजीव वस्तुओं की बात करूं तो जो भैंस है वो भी तो कृष्णिका का काम करती है। काले रंग की जो भैंस होती है वो सब सर्वाधिक और सूर्य की विकिरणों का अवशोषण करती हैं और छाया में रखने पर उत्सर्जन भी उतना शीघ्रता पूर्वक करती हैं। तो काजल इसका एक एग्जाम्पल आप याद रखिए जो कि कृष्णिका का उदाहरण है। उसके बाद में फिर बारी आती है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति, विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब डोल नेचर। द्वैत प्रकृति का अर्थ क्या है? डोल नेचर, दोहरा व्यवहार, 2 प्रकार का व्यवहार। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो पहले ये सुन लीजिए विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। यानी वे तरंगे, वे विकिरणें जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें हम विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल टावर से चलकर आने वाली विकिरणें
जो हमारे मोबाइल तक पहुंचती हैं, और टीवी सेंटर से चलकर आने वाली विकिरणें जो हमारे टीवी तक पहुंचती हैं, और रेडियो स्टेशन से चलकर आने वाली तरंगे या विकिरणें जो हमारे रेडियो तक पहुंचती हैं, ये सारी की सारी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उदाहरण हैं। मोबाइल टावर से निकलने वाली विकिरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, रेडियो स्टेशन से निकलने वाली तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, और आपके टीवी स्टेशन से निकलने वाली तरंगे हैं वो भी विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग कितना होता है, तो आप बोलोगे 3.0 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का फिक्स वेग ज्ञात किया गया है, जो कि सूर्य के प्रकाश का वेग होता है। जितना सूर्य के प्रकाश का वेग होता है उतना ही वेग विद्युत चुंबकीय विकिरण का होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति का अर्थ है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो दो प्रकार के व्यवहार करती है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरणें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, संचरित होती हैं, उस समय ये तरंग के रूप में जाती हैं, तरंग का व्यवहार करती हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणें जब एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाती हैं, उस समय ये तरंग के रूप में, वेव के रूप में व्यवहार करती हैं, तरंग के रूप में व्यवहार करती हैं। और जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें किसी पदार्थ के साथ अनोन्य क्रिया कर लेती हैं, पदार्थ के साथ मिल जाती हैं, तब ये याद रखना आपके कण का व्यवहार करती हैं। जब ये किसी पदार्थ के साथ क्रिया कर लेती हैं, पदार्थ के साथ अनोन्य क्रिया करती हैं, तब ये कण का व्यवहार करती हैं, कण के रूप में, और प्रकृति आपकी दर्शाती है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो तरंग के रूप में व्यवहार करती हैं, और विद्युत चुंबकीय विकिरणें जब किसी पदार्थ के साथ अनोन्य क्रिया कर लेती हैं तब ये कणों के रूप में, पार्टिकल के रूप में व्यवहार करती हैं। यही विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। तो ये सामान्य सी बातें आप याद रखें।